नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एकेडेमिया में। मेरा नाम डॉक्टर मनीष वाड़ीवे है और आज हम 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा पूर्व परीक्षा के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं और उनके आंसर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन की इस श्रृंखला में आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस साल हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस आए हैं और उसमें एंशिएंट इंडिया से करीबन 8 क्वेश्चन आए हैं। एंशिएंट इंडिया में ज़्यादातर बुद्धिज़्म के क्वेश्चंस को फोकस किया गया है। मिडिवल इंडिया से 3 क्वेश्चन आए हैं और इसमें भी अर्ली मिडिवल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। थर्डली, मॉडर्न इंडिया से 9 क्वेश्चन आए हैं जो काफ़ी सिंपल थे, पर कुछ सवाल जो सोशल रिफॉर्मर्स से रिलेटेड थे वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए टफ हो सकते थे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को। एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा जो सेट है वो सी सेट है और क्वेश्चन नंबर 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इधर लेफ्ट साइड में फेमस प्लेसेस दी है और राइट साइड में उसके प्रेजेंट स्टेट के नाम दिए गए कि वो फिलहाल में वो किस राज्य में स्थित है। तो पहला दिया है भिलसा, मध्य प्रदेश। राइट है दोस्तों, ये भिलसा या विदिशा जो है ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ये पता है सभी को। सेकेंडली, द्वार समुद्र, महाराष्ट्र। ये रॉन्ग है दोस्तों। द्वार समुद्र जो है वो होयसाला डायनेस्टी की कैपिटल थी या होयसाला किंगडम की राजधानी हुआ करती थी। वो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, मॉडर्न डे हसन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये गलत है दोस्तों, द्वार समुद्र महाराष्ट्र गलत है, ये कर्नाटक का होना चाहिए था। थर्ड, गिरिनगर, गुजरात। ये राइट है दोस्तों, गिरिनगर या गिरनार, जहाँ पे अशोका का इंस्क्रिप्शन मिला है, अशोका के शिलालेख मिले हैं, जूनागढ़ के पास में है, ये गुजरात में स्थित है। ये एग्जैक्टली राइट है दोस्तों। फोर्थ मैच दिया है दोस्तों, स्थानेश्वर, उत्तर प्रदेश। यह भी गलत है दोस्तों। स्थानेश्वर जो वर्धन डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी, हर्षवर्धन जिस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। थानेश्वर या थानेसर जिसे हम कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये हरियाणा में है। तो ये भी गलत है दोस्तों। तो देखते हैं राइट कौन सा आंसर है इसमें से, 1 और 3, 1 और 3 ए। तो ए इसका आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के समय के कुछ शहरों के नाम दिए, कुछ टाउन्स के नाम दिए हैं दोस्तों, और उनके बारे में नीचे जानकारी दी है। तो घंटसाल, कदूरा और चौल। दोस्तों, चौल का नाम आते से आपको पता चलता है कि चौल जो है ये एंशिएंट इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, पोर्तुगीज के टाइम पे भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। तो ये फॉरेन ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस थे ये चौल, घंटसाल, कदूरा। चौल जो है ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, महाराष्ट्र में है, ये कोंकण के किनारे पट्टी पे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और घंटसाल और कदूरा जो है ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, मछलीपट्टनम के पास में। ये दोस्तों पहला ही जो ऑप्शन दिया है, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, तो ये सही है दोस्तों। फिर भी बाकी ऑप्शंस हम लोग पढ़ लेते हैं। कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम नहीं है। प्लेसेस ऑफ एक्विसिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर नहीं है दोस्तों ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ए इसका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, कुछ टर्म्स दिए दोस्तों इधर लेफ्ट हैंड साइड में और उनकी डेफिनेशन या उनका एक्सप्लेनेशन दिया है राइट साइड में। तो पहला टर्म है परिव्रजका, आगे दिया है रिनंसिएंट एंड वंडरर। ये राइट है दोस्तों। परिव्रजका का मतलब क्या है दोस्तों, जो गृह का त्याग कर देता है, जो घर को छोड़ देता है, जो सन्यासी हो जाता है, उसे परिव्रजका कहा जाता है। तो पहला जो है वो राइट है दोस्तों। श्रमणा, प्रिस्ट विद अ हाई स्टेटस, ये गलत है दोस्तों। श्रमणा है दोस्तों ये बेसिकली नॉन वैदिक से जुड़ा हुआ है, जैसे बुद्धिज्म है, आजीविकास है, जैनिज्म है, इससे जुड़ा हुआ है टर्म है दोस्तों श्रमणा। इसे जो ऑस्टेरिटी की लाइफ जो जीता है, जो एसेटिक की लाइफ जो जीता है, जो वंडरिंग मॉन्क जो होता है, जो बैरागी का जीवन जीता है, उसे श्रमणा कहा जाता है दोस्तों। तो ये सेकंड जो है वो डेफिनेटली प्रिस्ट विद हाई स्टेटस तो बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों श्रमणा, तो ये गलत ऑप्शन है दोस्तों। थर्ड दोस्तों, उपासका, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ये राइट है दोस्तों। बुद्धिज्म का जो आम फॉलोअर है या ले फॉलोअर है उसे उपासक कहा जाता है दोस्तों, ये भी राइट है। उपासक, उपासिका, ठीक है, तो ये राइट है दोस्तों। 1 और 3 यहाँ पे हमको बी ऑप्शन मिलता है दोस्तों, 1 और 3 वाला, तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामिथ, पारामिथ के बारे में पूछा दोस्तों आपको, पारामिथ। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पारामिथ या परफेक्शन ये सीधा सीधा बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, ये बोधिसत्व से जुड़ा हुआ है दोस्तों। पारामिथ मतलब 6 परफेक्शन या 6 क्वालिटीज एक व्यक्ति में होना चाहिए जब वो
बोधिसत्व को प्राप्त करना चाहता है या बोधिसत्व के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसमें ये 6 परफेक्शंस या 6 क्वालिटीज़ होना चाहिए, जैसे कि प्रज्ञा, ध्यान, दान, वीर्य, शांति और शील। ये 6 पारामित की चर्चा होती है दोस्तों बुद्धिज्म में, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों डायरेक्टली सी होता है दोस्तों, परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। बाकी भी ऑप्शंस हम लोग देख लेते दोस्तों, धर्मशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, वेदास के बारे में नहीं है ये, और मर्चेंट्स के गिल्ड्स के बारे में भी नहीं है दोस्तों। ये सीधा सीधा दोस्तों बुद्धिज्म से रिलेटेड है पारामित, और ये परफेक्शंस की बात करता है, बोधिसत्व की बात करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग। गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। पाणिनि का जो समय है दोस्तों वो 6th सेंचुरी BC माना जाता है, और पुष्यमित्र शुंग के वक्त जो है पाणिनि की जो किताब है दोस्तों, पाणिनि आपको पता है दोस्तों, पाणिनि एक फेमस ग्रामरियन थे। पाणिनि की जो किताब है अष्टाध्यायी, ये काफ़ी फेमस किताब है, और पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी के ऊपर पातंजलि ने महाभाष्य नाम की कमेंट्री लिखी हुई है। और पातंजलि जो है ये दोस्तों, ये पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुष्यमित्र ने जो अश्वमेध यज्ञ किए थे वहाँ पे इन्होंने पुरोहित का काम किया था पातंजलि ने। तो डेफिनेटली पाणिनि जो है वो पुष्यमित्र से रिलेटेड नहीं है, पुष्यमित्र से जो रिलेटेड है वो है पातंजलि। तो पहला जो है वो गलत है। अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना, सेकंड नहीं दोस्तों, अमर सिंह जो है वो हर्षवर्धन से रिलेटेड नहीं है। अमर सिंह हमें पता है कि चंद्रगुप्त टू, जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर है, फेमस रूलर चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी उन्हें कहा जाता है, वह उनके कोर्ट में दोस्तों 9 रत्न थे, 9 लुमिनरीज थी, और 9 लुमिनरीज में से एक अमर सिंह भी थे। तो वो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे अमर सिंह, ना कि हर्षवर्धन के कोर्ट में, इसलिए सेकंड वाक्य दोस्तों गलत है। थर्ड वाक्य देखते हैं दोस्तों, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू। दोस्तों ये राइट है, कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त टू के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास के बारे में सभी को पता है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें से सी है दोस्तों, ओनली 3। बाकी 1 और 2 दोस्तों इसमें गलत है, राइट ऑप्शन है ओनली सी। आगे बढ़, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं दोस्तों यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट दिया है, स्थाविरवादीन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। गलत है दोस्तों ये। स्थाविरवादीन जो है सबसे ओल्डेस्ट सबसेक्ट माना जाता है बुद्धिज्म का। ये इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी दोस्तों। बुद्धा के डेथ के 100 साल बाद वैशाली नाम की जगह पे बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया था, जिस वक्त रूलर जो थे वो कालाशोक थे, और इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया था दोस्तों यक्ष या सर्वकामिनी ने। और यहीं पर ही दोस्तों बुद्धिज्म जो है वो 2 गुटों में बढ़ गया था, एक था थेरवादी या स्थाविरवादी और दूसरा है महासंघिक। तो स्थाविरवादी जो दोस्तों ये ओल्डेस्ट सबसेक्ट है बुद्धिज्म का, मतलब वो हीनयान से रिलेटेड है, तो महायान से वो रिलेटेड नहीं है दोस्तों। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकंड, लोकोत्तरवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये राइट है दोस्तों। महासंघिक नाम का जो सेक्ट है जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में फॉर्म हुआ था, जैसे मैंने अभी कहा है कि 2 गुटों में बटा हुआ था, थेरवाद या स्थाविरवादीन, और दूसरा था महासंघिक। तो महासंघिक का ही ऑफशूट है लोकोत्तरवादीन, ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। देन थर्ड, द डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिक्स फॉस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म, ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों, कि बुद्ध को जो दैवत्व प्राप्त करा दिया या बुद्ध को जो भगवान के स्वरूप में पूजने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो महासंघिक ने फॉस्टर किया, जो बाद में महायाना बुद्धिज्म में हमको देखने को मिला। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसमें से 2 और 3, मतलब बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर है यहाँ पे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल्यवाप एंड द्रोणवाप क्या दर्शाते हैं दोस्तों? कुल्यवाप, द्रोणवाप, अक्षवाप, ये गुप्ता पीरियड में मेजरमेंट ऑफ लैंड थे, मेजरमेंट ऑफ लैंड थे या लैंड को मेजर करने के यूनिट्स थे दोस्तों ये, और ये बंगाल में भी फेमस थे और गुप्ता पीरियड में भी फेमस थे। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों इसमें राइट लगता है, मेजरमेंट ऑफ लैंड। कुल्यवाप और द्रोणवाप, अक्षवाप, ये सगड़े सब क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। कॉइन्स के लिए नहीं है, अर्बन लैंड के लिए नहीं है, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए नहीं है दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए यूज़ किया जाता है कुल्यवाप, द्रोणवाप। आगे बढ़ते हैं। Whosoever praises his religious sect or blames others' sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect
वेरी सीवियरली। दोस्तों ये धर्म या टॉलरेंस के बारे में ये स्टेटमेंट है दोस्तों, और नन अदर देन ये स्टेटमेंट है दोस्तों अशोका का, अनडाउटेडली अशोका का ये स्टेटमेंट है दोस्तों। और ये रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में अशोका ने ये वाक्य बोला था दोस्तों। अब उनके इंस्क्रिप्शन में दोस्तों ये लिखा हुआ है अशोका के शिलालेख में दोस्तों। तो अशोका इसका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्सेस ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। अर्ली मिडिवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पोस्ट हर्षा के बारे में कहा है इन्होंने कि हुंडी नाम का जो शब्द है वो क्या डिनोट करता है, किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों हुंडी जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज है दोस्तों। ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में इस टर्म को जनरली यूज़ किया जाता है दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हुंडी को। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे सी है दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी। कुछ नाम दिए दोस्तों यहाँ पे राजाओं के, और उनकी क्रोनोलॉजी पूछी हमको कि इवेंट जो हिस्ट्री में ये कैसे हुआ है, आपको पूछा गया। अर्ली मिडिवल का सवाल है। तो राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोज। दो भोज है दोस्तों हमारे पास में, एक है प्रतिहार भोज और एक है परमार भोज। तो यहाँ पे प्रतिहार भोज के बारे में पूछा है, ठीक है। तो उनका टाइम पीरियड है दोस्तों 9th सेंचुरी। प्रतिहार भोज का टाइम है पीरियड है दोस्तों 9th सेंचुरी। एंड नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन। दोस्तों ये महेंद्र वर्मन वन जो थे पल्लवा डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं, ये इनका टाइम पीरियड है 7th सेंचुरी दोस्तों। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परांतक वन। दोस्तों परांतक वन जो है उनका समय जो है वो 10th सेंचुरी है दोस्तों। देन नेक्स्ट, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, इनका समय दोस्तों 8th सेंचुरी है। तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था दोस्तों, जिसे पता है ये क्रोनोलॉजी, जिनको एग्जैक्टली पता है। साउथ इंडिया के भी कुछ किंग्स के नाम इसमें पूछे, और बंगाल के किंग के नाम पूछे, और नॉर्थ इंडिया के किंग के नाम भी पूछे। तो डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको पता है उसी को ये आंसर आ पाया होगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी कैसे बनती है फिर इसका जो है कुट देखते हैं। पहले क्या आएगा, टू पहले कहा दिया सी में और ए में, तो सी दोस्तों इसका आंसर है, ठीक है। 2 4 1 3 इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ टर्म्स दिए हैं और आगे उनकी कुछ डेफिनेशंस, उनकी एक्सप्लेनेशन दिए। पहला है औरंग, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। दोस्तों ये गलत है। औरंग दोस्तों ये पर्शियन टर्म है, और ये वेयर हाउस के लिए, गोदाम के लिए यूज़ किया जाता था, ना कि ट्रेजरी के लिए दोस्तों। नेक्स्ट, बनियान। बनियान ये टर्म यूज़ किया दोस्तों, जो बनिया जो हम जिसे कहते हैं दोस्तों, ये जो बनिया जो है दोस्तों, ये ट्रांसलेटर या डील ब्रोकर का या इंटरप्रेटर का या ब्रोकर्स का काम करते थे, एजेंट्स का काम करते थे दोस्तों, ये यूरोपियन मर्चेंट्स के लिए 18th और 19th सेंचुरी में दोस्तों। तो ये राइट है दोस्तों यहाँ पे। बनियान या जिसे हम बनिया कहते हैं, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड दोस्तों यहाँ पे बोला है मिरासीदार, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। ये भी सही है दोस्तों, मिरासीदार, जिसे मिरासदार कहा जाता है तमिलनाडु या महाराष्ट्र में। और ये विलेज एलिट्स होते थे दोस्तों, ये ओनर ऑफ द लैंड होते थे, पूरे एंटायर विलेज के लैंड के ओनर माने जाते थे। विलेज अफेयर्स सारा ये मिरासदार संभालते थे, और यही लोग जो है दोस्तों राज्य को जो है रेवेन्यू पे करते। तो ये राइट है दोस्तों। तो 2 और 3 यहाँ पे राइट है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा बी जो है यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रखमाबाई केस ऑफ 1884 किससे रिलेटेड ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये फिलहाल काफ़ी चर्चा में था दोस्तों। यहाँ इनके ऊपर दोस्तों मूवी भी बनी थी। रखमाबाई राउत इनका नाम है। ये इंडिया की पहली फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर मानी जाती है। वैसे तो पहली डॉक्टर जो है इंडिया की वो आनंदीबाई जोशी को माना जाता है, और आनंदीबाई जोशी ही पहली डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है। पर भारत में प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर जो है वो, पहली डॉक्टर जो है वो रखमाबाई राउत है। और 1884 का जो केस है दोस्तों, इनसे ही रिलेटेड केस था दोस्तों ये। और ये केस जो है वो पहला डिवोर्स का केस भी माना जाता है इंडिया में। तो दोस्तों ये एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड है। इसकी काफ़ी लंबी स्टोरी है, किसी दिन हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इससे भी ये रिलेटेड है दोस्तों। ये वुमेंस के एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है दोस्तों ये केस जो 1884 का। ये एज ऑफ कंसेंट मतलब शादी का जो एज है,
वो पहले 10 साल था, जो बाद में 1891 में जो है वो 12 साल हो गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड था। और रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, मतलब दाम्पत्य जीवन के जो अधिकार है दोस्तों, उससे रिलेटेड ये था दोस्तों। एजुकेशन से इसका कोई संबंध नहीं था दोस्तों, ठीक है। रखमाबाई का जो केस है दोस्तों, ये बाल विवाह वाला केस था और उससे रिलेटेड ये केस है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 2 एंड 3, मतलब इसका बी इसका आंसर है दोस्तों, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में पूछा है दोस्तों कि नील की जो खेती है वो भारत में डिक्लाइन क्यों हुई, उसका ह्रास क्यों हुआ। तो कुछ ऑप्शन दिए दोस्तों, देखते हैं। पीजन्स रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, देन सेकंड इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। ये राइट आंसर है दोस्तों, बी जो है। पीजन का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, ये तो पहले से चलता आ रहा था, पर इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेस क्या किया दोस्तों, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1900 के बाद में। तो 20th सेंचुरी के पहले भी रेजिस्टेंस होता था, पर इन्होंने स्पेसिफिकली 20th सेंचुरी का रीज़न पूछा कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से इंडिगो का कल्टिवेशन जो है डिक्लाइन हो गया। तो दोस्तों ये बी जो है वो परफेक्ट आंसर लगता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड मार्केट में एक नई इन्वेंशन हो गई थी, जर्मनी में केमिकल्स का यूज़ होने लग गया था नील के बदले में, ठीक है। तो इसलिए इंडिगो के कल्टिवेशन जो है वो भारत में डिक्लाइन हो गए थे। सी जो ऑप्शन है वो भी देख लेते दोस्तों, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। हाँ दोस्तों, ये भी कुछ लोग इसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि चंपारण का जो सत्याग्रह है गांधी जी का, वो 3 खतिया सिस्टम के जो खिलाफ है, वो इंडिगो से रिलेटेड ही है। पर मोस्ट प्रॉबेबल जो आंसर है, सबसे नज़दीकी जो आंसर है दोस्तों, वो बी है दोस्तों। यहाँ पे ये भी आंसर नहीं है, सी नहीं है दोस्तों। और डी जो है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, ये भी नहीं है दोस्तों। इसका परफेक्ट या मोस्ट प्रोबेबल जो दोस्तों इसका आंसर है वो बी है। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन। और नई इन्वेंशन क्या हो गई थी, केमिकल्स की जानकारी लग गई थी जर्मनी में, और केमिकल्स से ही फिर ये इंडिगो का कलर बनाया जाता था दोस्तों, और वही उपयोग में लाया जाता था। इसलिए इंडिगो का कल्टिवेशन जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया था इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेलेस्ली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। कलकत्ता में वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की होगी। तो इसका आंसर दोस्तों डी है दोस्तों। इसका आंसर, वो चाहते थे कि यहाँ पे ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लोकल लैंग्वेज में उनको ट्रेनिंग दी जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पसंद नहीं आया, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो, और इसीलिए उन्होंने इसको बाद में रद्द कर दिया, इसको बाद में कैंसिल कर दिया गया इस निर्णय को, ठीक है। सो डी आंसर है इसका, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। With reference to the history of India, Ulgulan or the Great Tumult is the description of which of the following events? उलगुलान दोस्तों ये फेमस है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये। उलगुलान जो है ये डी दोस्तों, बिरसा मुंडा से रिलेटेड दोस्तों, काफ़ी आइकॉनिक लीडर माने जाते दोस्तों, ये फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों ये। और इन्होंने कहा था कि क्वीन के रूल को एंड करना है दोस्तों, ना कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के रूल को एंड करना है। इन्होंने कहा था कि हमारे देश से हमको क्वीन के रूल को एंड करना है। काफ़ी दूरदृष्टि वाले नेता थे दोस्तों ये। इनके बारे में बिपिन चंद्रा ने विस्तार से लिखा हुआ है अपनी किताब फ्रीडम फॉर स्ट्रगल में दोस्तों। आंसर है डी, बिरसा मुंडा। Which of the following statements correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का भारत पर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्या प्रभाव हुआ। तो इसका पहला ही आंसर दोस्तों है इसका ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूएंड। औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ कि भारत का हस्त उद्योग जो था, भारत का हस्त उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया, ठीक है। तो ए दोस्तों इसका आंसर है। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नहीं दोस्तों, मशीन उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं की, वो नहीं चाहते थे कि भारत में औद्योगिकरण हो करके। रेलवे लाइन्स वर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नहीं, रेलवे लाइन जो है दोस्तों वो 1853 के बाद में हुई दोस्तों स्टार्ट, ठीक है, तो वो भी नहीं है दोस्तों। देन नेक्स्ट, हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, दोस्तों ये कभी भी नहीं हुआ दोस्तों। ब्रिटिशर्स कभी भी ब्रिटिशर्स के माल के ऊपर आयात शुल्क कभी भी हैवी नहीं लगाते थे या नेग्लिजिबली लगाते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये भी गलत आंसर है, तो इसका
सही आंसर दोस्तों ए है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। दोस्तों सखाराम गणेश देउस्कर इनकी जो किताब है देशर कथा, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए है। पहला स्टेटमेंट है, इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। ये सही है दोस्तों, कॉलोनियल स्टेट ने जो हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट किया है माइंड पे, हमारे हम जो मेंटल कॉन्क्वेस्ट हम पर किया था, उसके खिलाफ इन्होंने वार्निंग दी थी अपनी किताब ने। सखाराम गणेश देउस्कर, ये महाराष्ट्रियन है दोस्तों, पर ये बंगाल में इस्टेब्लिश थे और ये अरविंद घोष के एसोसिएट थे दोस्तों। सेकंड, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। यस, ये भी सही है दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इन्होंने लिखे हुई किताब से लोगों को इंस्पिरेशन मिला, काफ़ी फेमस किताब थी ये, और बाद के टाइम में ब्रिटिशर्स ने इसको बैन भी कर दिया था। थर्ड, द यूज ऑफ देश बाय देउस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। जी नहीं, ये गलत है दोस्तों, सिर्फ ये बंगाल के लिए लिखी गई नहीं थी, यहाँ पे देश का शब्द मतलब है यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया के लिए लिखी गई किताब थी दोस्तों ये। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मतलब ए 1 और 2 दोस्तों यहाँ पे राइट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा गया है दोस्तों कि गांधी और इरविन का जो पैक्ट हुआ है। तो पहला कहा गया है दोस्तों स्टेटमेंट, इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सही है दोस्तों ये, क्योंकि उन्हें पता ही था ब्रिटिशर्स को, जब तक गांधी नहीं आएंगे, जब तक कांग्रेस यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होंगी, तब तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। इसलिए गांधी और इरविन का जब पैक्ट हुआ तो कहा गया कांग्रेस को इन्विटेशन भेजा जाए और गांधी जी वहाँ जाएंगे। देन सेकंड, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमुलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये भी सही है दोस्तों, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए वो वापस लेंगे, वो अध्यादेश पीछे लेंगे। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही था। थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस। नहीं दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि पुलिस ने जो एक्सेसेस की है, पुलिस ने जो लोगों पर अत्याचार किया है, तो पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर इस डिमांड को गांधी इरविन पैक्ट में नहीं माना गया था दोस्तों। ये थर्ड जो है दोस्तों गलत है। फोर्थ, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। ये भी सही है दोस्तों, उन्हीं प्रिजनर्स को छोड़ना है जिनके ऊपर किसी भी तरह के वायलेंस के चार्जेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1, 2 और 4 इसमें सही है दोस्तों, बी आंसर यहाँ पे राइट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। The Vital Vidvansak, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published by। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये किताब जो है दोस्तों विटाल विध्वंसक पहली मंथली जर्नल है दोस्तों, जिसमें अनटचेबल्स के फेवर में लिखा गया है और ब्राह्मणिकल हेजेमनी के खिलाफ लिखा गया है। तो ये किताब दोस्तों गोपाल बाबा वलंकर की लिखी हुई किताब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म इज। दोस्तों ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि दोनों में क्या कॉमन है, गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म। तो दोस्तों दोनों ने भी कहा है कि द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। ए ऑप्शन दोस्तों इसका राइट है। उनका कहना ही था दोनों का, वर्ग विरहित समाज, स्टेटलेस सोसाइटी, किसी भी तरह का क्लास नहीं रहेगा, स्टेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो द फाइनल गोल वाज स्टेटलेस सोसाइटी। तो ये सही है दोस्तों, ये ऑप्शन इसका राइट है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक ही थे सारे क्वेश्चंस, हमने इसको डिस्कस कर लिया दोस्तों यहाँ पर आगे, और आगे की श्रृंखला में मिलते हैं किसी और अन्य सेक्शन के ऊपर। हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।